गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से आज आपको मैं इस लेक्चर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट डिस्कस करूँगी। मैं क्रिस्टल फील्ड प्रांचल को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करूँगी। बच्चों, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा का बहुत अधिक महत्व है। विभाजन ऊर्जा डेल्टा के मान के द्वारा ही संक्रमण आयनों के रंग, चुंबकीय गुण, अभिक्रिया की क्रियाविधि आदि गुणों की हम व्याख्या कर सकते हैं। कक्षकों का विभाजन मुख्यतः धातु लिगेंड्स के बीच की निकटता पर निर्भर करता है, जो इनके मध्य आकर्षण बल द्वारा प्रभावित होती है। क्या होता है कि धातु आयन और लिगेंड्स आपस में जितना उनके मध्य आकर्षण बल होगा उतना ही एक दूसरे के करीब निकट अप्रोच कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। धातु आयन और लिगेंड्स के बीच जितना अधिक आकर्षण होगा वे उतना ही निकट आएंगे और लिगेंड्स द्वारा मेटल के डी कक्षकों पर अधिक प्रतिकर्षण लगेगा और ये अधिक प्रतिकर्षण लगने के कारण डेल्टा का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। इसलिए धातु और लिगेंड्स के बीच आकर्षण बढ़ाने वाले कारक विभाजन ऊर्जा को भी उसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। मतलब जो कारक आकर्षण बल बढ़ाएंगे वो ही कारण स्प्लिटिंग एनर्जी को भी बढ़ाएंगे, और जिन कारणों से यह आकर्षण बल कम होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कम होती जाएगी। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेटल आयन और लिगेंड्स से बनते हैं, इसीलिए ये फैक्टर्स भी हम दो क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। एक धातु से संबंधित कारक तथा दूसरी कैटेगरी लिगेंड से संबंधित कारक। बच्चों, हम अब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करने वाले कारक पढ़ेंगे, उनको हम हेडिंग्स तो दो नहीं दे रहे हैं कि ये ए कैटेगरी के कारक हैं और वो बी कैटेगरी के कारक हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हम लगातार 6 कारक पढ़ रहे हैं, पर आप जो अब इन नोट्स में अब जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं उनको आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 कारण आपके सामने हैं उनमें से पहले 3 कारक धातु आयन केंद्रित हैं और आखिर के 3 जो कारक हैं वो लिगेंड केंद्रित हैं। ये आपको इनकी हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा। तो हम पहले कारक पे चर्चा करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन किस प्रकार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करती है। बच्चों, स्प्लिटिंग एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। धातु आयन पर आवेश के समानुपाती होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान। अगर हम एक ट्रांजिशन सीरीज़ देखें तो उसके अंदर जो भी संक्रमण तत्व हैं उनकी समान ऑक्सीडेशन नंबर हो तो उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के मान जो हैं वो लगभग समान ही प्राप्त होंगे। पर अगर किसी एक ट्रांजिशन सीरीज़ का हम उदाहरण लें और अगर हम एक ही धातु आयन का उदाहरण लें और उसकी 2 अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखें, तो हम ये देखेंगे कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु आयन से बने संकुल में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान होगा वो कम होगा, और उच्च आवेश वाले धातु आयन के बने संकुल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान उच्च होगा, हाई होगा। बच्चों, एक ही सीरीज़ के डाई पॉजिटिव मेटल आयन की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के मान जो हैं वो 7,500 से 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक पाए जाते हैं, जबकि ट्राई पॉजिटिव क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ट्राई पॉजिटिव यानी त्रिधनात्मक आवेश वाले धातु आयनों की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान जो हैं वो 13,500 से 21,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक पाए जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि आप लोगों को लगेगा कि ऊर्जा की इकाई तो जूल्स, किलो जूल्स वगैरह होती है और यहाँ हम सेंटीमीटर इनवर्स की बात कर रहे हैं।
तो बच्चों सेंटीमीटर इन्वर्स जो है वो वेव नंबर है, और वेव नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, और ये एक अथोराइज्ड यूज़ है, प्रयोग है, जहाँ पर ये कहा गया है कि हम ऊर्जा के लिए वेव नंबर, तरंग संख्या को प्रयुक्त कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये तरंग संख्या जो है उसकी जगह हम ऊर्जा का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को इसका रिलेशनशिप मालूम है कि E इज़ इक्वल टू एच सी न्यू बार, यानी E एनर्जी इज़ इक्वल टू H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट अगेन अ कांस्टेंट, इनटू न्यू बार। तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। न्यू बार मतलब वेव नंबर, जिसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स है। ये स्पष्ट हो गया कि हम जब सेंटीमीटर इनवर्स इकाई में बात कर रहे हैं तो हम कह ऊर्जा रहे हैं, पर ये एक्चुअल में वेव नंबर है, तरंग संख्या है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है ऊर्जा के। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर उदाहरण है जिसमें हेक्सा एक्वा 6 वाटर लिगेंड्स के कॉम्प्लेक्सेस बने हुए फेरस आयन और फेरिक आयन के साथ। तो जब फेरस आयन है Fe2+ है, तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का मान जो है वो है 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स। जबकि जब यही केंद्रीय धातु आयन फेरस 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe3+ फेरिक आयन है, तब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान जो है वो 13,600 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल में भी देखते हैं कि कोबाल्ट का, जब कोबाल्ट 2+ का संकुल है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 9,400 सेंटीमीटर इनवर्स है, और ये दुगनी से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जब कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। इसका मान हो जाता है 18,500 सेंटीमीटर इनवर्स, लगभग दोगुनी हो गई। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स दूसरा कारण है। तो डी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, किस पर हैं डी इलेक्ट्रॉन्स? धातु आयन पर। तो ये भी धातु आयन से रिलेटेड दूसरा कारक है कि अगर धातु आयन पर डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट डालेंगे। और यहाँ पर आपको एक सूत्र दिखाया है कि स्प्लिटिंग एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, कोबाल्ट 2+ का संकुल है और निकल 2+ का संकुल है। बाकी लिगेंड 6 हैं दोनों में, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और लिगेंड भी H2O है, तो वो कॉमन है। बाकी सब चीज़ें कॉमन है, बस फ़र्क क्या आ रहा है कि केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट और निकिल लिए गए। कोबाल्ट में डी इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं तो निकिल में डी इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। ऊपर का सूत्र जो बता रहा है कि इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है, यानी कम इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी, वो यहाँ पर दिख रही है कि जब D7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान 9,300 है, और जब D8 हो गया निकिल में, निकिल 2+ में D8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान घट जाना चाहिए, और ये घट रहा है। वहाँ 9,300 था, यहाँ 8,500 हो गया, यानी घट गया है। तो ये एग्जाम्पल से आपको प्रूव हो जाता है। तीसरा जो कारण है वो भी मेटल रिलेटेड कारण है कि एक ग्रुप में ट्रांजिशन सीरीज़ है 3, तो एक ग्रुप में 3 मेटल आयंस हैं। तो अलोंग द ग्रुप एक ट्रांजिशन सीरीज़ में जब डी ब्लॉक में आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना होगा कि द वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी विल इंक्रीज, विभाजन ऊर्जा का मान, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ेगा जैसे जैसे हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर ट्रांजिशन सीरीज आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस से, नाभिक से दूर होते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स हायर ट्रांजिशन सीरीज़, यानी कि 2D 3D 4D में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, 3D 4D और 5D में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे डी इलेक्ट्रॉन्स की अपने अपने नाभिकों से दूरी बढ़ती जाएगी।
तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड्स लिगेंड्स के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए फ्री होते जाते हैं, यानी उनमें बंधन प्रबल हो जाता है। तो 3D से 4D सीरीज़ में जाने पर इंक्रीज़ जो हो रही है ऑक्टाहेड्रल वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू वो 40 से 50% तक हो रही है। 4D से 5D में जाने पर यह जो बढ़ोतरी है वो 20 से 30% की हो जाती है। और उदाहरण से स्पष्ट कर लें कि आपने एक ग्रुप ले लिया कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम का, उसमें CO3+ में जो मान है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वो 3D सीरीज़ में 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। रोडियम के साथ यही मान, जिसमें कि ज्योमेट्री सेम है और लिगेंड अमोनिया सेम है, बाकी कंडीशन सेम है, पर जैसे ही हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में आए जो कि 4D सीरीज़ है, वो 23,000 से 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू बढ़ जाती है। और 4D से 5D सीरीज़ में रोडियम से इरिडियम में आने पर 34,000 से 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स बढ़ जाती है ये वैल्यू। यानी कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे अगर हम आए और लिगेंड और ज्योमेट्री सेम हो तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के मान में बढ़ोतरी होती है। 3D से 4D में आने पर ये मान 40 से 50% बढ़ जाते हैं। 4D से 5D में आने पर 20 से 30% ये मान बढ़ जाते हैं। अब हम आगे जो कारक पढ़ेंगे वो लिगेंड से रिलेटेड होंगे। तो लिगेंड से रिलेटेड पहला कारण पढ़ते हैं, वो है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारक है, जिसमें एक सीधी सी बात है कि अगर जो लिगेंड ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उसका फील्ड, उसका जो क्षेत्र है वो प्रबल है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। अगर लिगेंड वीक है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी। ये एक कॉमन सा स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है। उस डायग्राम में हमने ये माना है कि डी ऑर्बिटल वीकर लिगेंड फ्लोराइड आयन से और स्ट्रॉन्गर लिगेंड साइनाइड आयन से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कंसीडर किया है। तो देखिए फ्लोराइड वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो रही है। साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो T2G और EG के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो अधिक है। ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसको और पढ़ते हैं डिटेल्स में। नेक्स्ट पेज देखिए। अब आप देखिए कि इसमें हम वही डायग्राम को समझा रहे हैं इस समय कि साइनाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, उसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। और फ्लोराइड आयन क्योंकि एक वीक लिगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। बच्चों, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, ऑफ कोर्स हम प्रैक्टिकली कंपाउंड्स बनाते हैं और देखते हैं कि कितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो अगर हम कॉमन लिगेंड्स की ऐसे ही जो आम तौर पर जो लिगेंड्स पाए जाते हैं, अगर हम उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑब्जर्व करें और एक नोट बना लें तो हम ये देखते हैं कि हमें उनका एक क्रम मिल जाता है। तो अगर हम इन लिगेंड्स को उनके बढ़ते क्रम में सेट करें तो एक सीरीज़ जो प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे और मैंने इसीलिए इसकी हेडिंग भी दी है, आपके सामने स्क्रीन पर है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रोमितीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो आपको तुरंत ये क्लिक कर जाना चाहिए कि ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वाला चैप्टर में से क्वेश्चन आया है और यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मतलब है वो सीरीज़ लिगेंड्स की जो हमें तब प्राप्त होती है जब हम उनसे बनने वाले एक ज्यामिति के संकुलों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर करते हैं। द सीरीज ऑफ लिगेंड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। ये प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित श्रेणी है
और इसमें दोनों कारकों को हमने दोनों के इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं, सिग्मा बॉन्डिंग के भी और पाई बॉन्डिंग के। तो लिगेंड्स और मेटल आयन में सिग्मा बॉन्डिंग तो समझ में आती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, उप सहसंयोजक बंध। तो इसमें तो हमने सिग्मा बॉन्डिंग की बात की थी, पाई बॉन्डिंग कहाँ से आ गई? तो बच्चों, जब आपने स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा होगा तब आपने ये पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कि जब एक केंद्रीय धातु आयन पर इतने सारे लिगेंड्स बॉन्डिंग करते हैं, वो भी सेकेंडरी वैलेंसी जब सेटिस्फाई करते हैं, तो केंद्रीय धातु आयन पर बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और वो उसको अस्थाई करने के लिए एक कारक बन सकता है। पर जो स्थायी संकुल हैं उन्होंने कोई ना कोई रास्ता ढूंढा हुआ है उस संकुल को स्थायी करने का। उनमें से एक जो एक तरीका है वो है बैक बॉन्डिंग, यानी लिगेंड ने मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। अब मेटल आयन के पास कोई ऐसा रास्ता हो कि वो अपना चार्ज वापस ट्रांसफ़र कर दे लिगेंड की ओर, तो वो स्थायी हो सकता है। उसके ऊपर जो अतिरिक्त आवेश एकत्रित हुआ है उसको पुनः वितरित करके स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ये आप पढ़ चुके हैं। और उसको पुनः वितरित करने के दो तरीके होते थे। एक तो लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से चार्ज जो है वो थोड़ा लिगेंड की तरफ ज़्यादा रहे। लेकिन दूसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि मेटल आयन अपने भरे हुए डी कक्षकों का अतिव्यापन कर लेता है लिगेंड्स पर उपस्थित रिक्त पाई कक्षकों से। और वो रिक्त पाई कक्षक कौन से होते हैं? पाई स्टार ऑर्बिटल्स। जैसे साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, दो पाई बंड्स हैं तो पाई बंद हैं तो दो पाई एंटी बॉन्डिंग, हिंदी में कहेंगे विपरीत बंधी कक्षक भी उपलब्ध होंगे। तो अगर मेटल के डी ऑर्बिटल्स जो फिल्ड हैं, मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स के साथ पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ पाई बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो मालूम ही है आपको, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजक बंध बन रहा है, वो सिग्मा बंध है। तो पाई बंध कौन सा है? वो जो मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर जब सीरीज़ बनी और उसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कंपेयर किया, प्रायोगिक रूप से जो मान प्राप्त हुए उनसे हमने बढ़ते क्रम में लिगेंड्स को एडजस्ट किया और वो जो सीरीज़ बनी है वो प्रायोगिक तथ्यों पर है और इसमें दोनों इफ़ेक्ट्स शामिल हैं, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग, जो कि नेट स्प्लिटिंग एनर्जी और स्टेबिलिटी में योगदान देते हैं। और ये सीरीज़ आपके सामने है जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। इसको आप देखेंगे तो ये वीक फील्ड लिगेंड्स से बढ़ रही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरफ। यानी आयोडाइड जो है, ब्रोमाइड जो है, वो वीकर लिगेंड्स हैं और जो ये साइनाइड है, कार्बोनिल है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। ऑर्डर ऑफ हैलाइड आयंस जो है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये किससे एक्सप्लेन किया जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और इसमें स्टेबिलिटी के लिए जो मैंने आपको बताया था विद्युत ऋणताओं के अंतर वाला काम यहाँ पे आएगा। और दूसरे जो केसेस हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग की फैक्टर है, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बाय साइनाइड आयन इज ऑलमोस्ट डबल देन दैट बाय हैलाइड आयंस। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ पाई बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल आयंस एंड द लिगेंड्स इन विच, कैसी पाई बॉन्डिंग? जिसमें मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है फ्रॉम अ फिल्ड T2g ऑर्बिटल इनटू अ वैकेंट ऑर्बिटल ऑन द लिगेंड। मेटल आयन का फिल्ड डी कक्षक अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, पैक बॉन्डिंग करवाएगा, किससे? लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल से। वो वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या हैं? पाई स्टार हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। क्यों होती है? टू डिस्पर्स द एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन सेंट्रल मेटल आयन। नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है लिगेंड साइज एंड पोलराइजेबिलिटी, मतलब लिगेंड का आकार और उसकी ध्रुवणता।
पहले हमने डिस्कस किया था आवेश और ध्रुवण क्षमता, वो कितना सामने वाले को ध्रुवण करता है, और यहाँ पे कितनी उसमें ध्रुवण क्षमता है। लिगेंड में वो थी पोलराइजेशन पावर मेटल आयन की, और यहाँ है पोलराइजेबिलिटी ऑफ लिगेंड्स। तो जितना बड़ा लिगेंड होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, उतना ही ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन अभ्र को हम डिस्टॉर्ट कर पाएंगे। तो लिगेंड्स जितने छोटे हैं उनमें रिड्यूस्ड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन मिलता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो है वो रिड्यूस्ड होता है, एंड दस दे टेंड टू बी क्लोजर टू द मेटल आयन। जब रिपल्जन कम है तो मेटल आयन के अधिक निकट पहुंच पाते हैं, और इसी वजह से दे एक्सर्ट स्ट्रॉन्गर क्रिस्टल फील्ड। देखा था पहले भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने ये देखा था कि आयोडाइड वीकेस्ट है और फ्लोराइड स्ट्रॉन्गेस्ट है हेलाइड्स में। वही बात यहाँ पे हम कह रहे हैं, फ्लोराइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम आयोडाइड। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोराइड आयन छोटा है तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कम महसूस होता है, और उस वजह से ये मेटल आयन के ज़्यादा निकट पहुंच पाता है, और इसीलिए स्ट्रॉन्गर क्रिस्टल फील्ड लगा पाता है, एक्सर्ट कर पाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उच्च हो जाती है। और ये आपके सामने उनका क्रम रखा हुआ है। लास्ट फैक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये लिगेंड से रिलेटेड है कि 6 लिगेंड्स हैं और वो किस दिशा से केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं, उसकी ओर पहुंचते हैं और बंध बनाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रीज में कि ऑक्टाहेड्रल में कहाँ कहाँ से आते हैं, टेट्राहेड्रल में कहाँ से आते हैं, स्क्वायर प्लेनर में कहाँ से आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद किसकी कम होती है? स्क्वायर प्लेनर से थोड़ी कम होती है ऑक्टाहेड्रल की, और ऑक्टाहेड्रल के बाद मिनिमम होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ये हमने एक पिछले लेक्चर में कंपैरेटिव डायग्राम से भी देखा था। बच्चों, अगर हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को 1 मान लें तो स्क्वायर प्लेनर की उससे 1.3 टाइम्स ज़्यादा होती है, और टेट्राहेड्रल की उससे 0.45 टाइम्स कम होती है, 0.45 टाइम्स होती है, यानी आधे से भी कुछ कम होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। थैंक यू।